हेलो एवरीवन। तो जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो टॉपिक सभी को पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लाइफ में भी कभी किसी के ऐसा हो जाता है तो हमें अर्ली प्रिवेंशन कैसे करना होगा, हम पता कैसे करें कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है और जल्दी से जल्दी ट्रीट कराने से क्या बेनिफिट होगा। अगर हमें नहीं पता चलता है या हम नहीं दिखाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में, जिसे हम पीपीएच बोलते हैं। तो पोस्टपार्टम हैमरेज जो कंडीशन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, हैमरेज का मतलब है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी। और पोस्टपार्टम का मतलब है कि जो हमारा पोस्टपार्टम पीरियड होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो उस पोस्टपार्टम पीरियड में यानी कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ का जो पीरियड होता है उसमें हमें अगर कभी भी अप टू 6 वीक्स तक हमें जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो उसे हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलेंगे। पोस्टपार्टम हैमरेज दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज। प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है वो विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी हो जाता है, यानी कि हमने पेशेंट की डिलीवरी करी तो हो सकता है कहीं सूचर्स रप्चर हो जाएं, कहीं यूट्रस रप्चर हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है कि हमें प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज हो जाए विद इन 24 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और जो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज है वो फ्रॉम 24 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ टू 6 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड तक हो सकता है, यानी कि 24 घंटे ख़त्म होने के बाद जैसे ही 25th आवर स्टार्ट हुआ उससे लेकर 6 वीक्स तक आफ्टर डिलीवरी कभी भी अगर हमें जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है तो वो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टपार्टम हैमरेज होता किस किस वजह से है। पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस होते हैं अगर हमारा यूट्रस एटॉनिक होता है, विच मीन्स यूट्राइन एटॉनी, जो कि हो सकता है पॉलीहाइड्रामनियोस की वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर, प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हमें हो जाती है तो चांसेस हैं कि हमें पोस्टपार्टम हैमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमा अगर हमें हो जाता है, ट्रॉमा का मतलब कभी डिलीवरी के टाइम पे सर्वाइकल टेयर हो गया, वजाइनल टेयर हो गया, पेरिनियल टेयर हो गया, यूट्राइन रप्चर हो गया है, तो हो सकता है कि हमें पोस्टपार्टम हैमरेज हो जाए। इसके अलावा पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस होते हैं टिश्यूज़ की वजह से। टिश्यूज़ का मतलब है कि अगर कभी भी डिलीवरी करते हैं और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स अगर हमारे यूट्रस के अंदर रह जाती हैं या उसका कोई भी कंपोनेंट हमारे यूट्रस के अंदर रह जाता है, कंसेप्शन का कोई भी कंपोनेंट, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी उस कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए ब्लीडिंग स्टार्ट कर दे, कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट कर दे, जिसकी वजह से हमें पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कॉगुलेशन डिसऑर्डर होता है तो ऐसा हो सकता है। कॉगुलेशन डिसऑर्डर का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर किसी को हो गया है, ऐसी कोई भी ब्लड डिसऑर्डर जिसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जल्दी से ब्लीडिंग टेंडेंसी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो उसके अंदर भी हमें पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो हमें दिखेगा अगर हमारी वजाइना से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं कि पोस्टपार्टम हैमरेज का कोई भी कॉज है जो हमारी बॉडी के अंदर हो गया हो और हमें वजाइना से एक्सेसिव ब्लड लॉस कॉज होना शुरू हो गया है। एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, हमें डिजीनेस हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है, कोल्ड कामी स्किन हो सकती है हमारी, कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं, हमारे ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हमारा डिजीनेस होने लगे, चक्कर आने लगे, वीकनेस हो जाए, हमें ऐसा कुछ कंडीशन डेवलप हो सकती है। एज वेल एज जो यूट्रस है वो बॉगी हो सकता है, ज़्यादा ही सॉफ्ट हो सकता है, तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया है। इसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि इन्वेस्टिगेशंस भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं पेशेंट से कि पेशेंट को क्या हुआ है, कब से हुआ है, कब से पेशेंट देख रहा है अपनी बॉडी के अंदर ये चेंजेस के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन का लेवल असेस कर सकते हैं कि ब्लीडिंग में कितना ब्लड लॉस हो चुका है, एज वेल एज प्लेटलेट काउंट कितना है पेशेंट की बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड लॉस में ये भी कम होंगे। इसके साथ साथ हम पेशेंट का पॉपुलेशन प्रोफाइल कर सकते हैं, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सब कुछ हम असेस कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ जाए। इसी के साथ साथ कुछ मैनेजमेंट भी हमें पेशेंट को देना होता है। तो मैनेजमेंट में कुछ, जैसे कि हम मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, रिससिटेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। रिससिटेशन का मतलब है अगर पेशेंट को अचानक से कुछ ऐसा कार्डियक अरेस्ट हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए, ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें रिससिटेशन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम एयरवे मैनेज करेंगे और CPR करना पड़ सकता है हमें पेशेंट का। इसके साथ साथ हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड पड़ सकती है अगर पेशेंट सीवियर एनीमिक हो चुका है। तो अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई टिश्यू है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं या कोई कंसेप्शन से रिलेटेड टिश्यू रह गया है, तो हमें डायलिटेशन और इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है पेशेंट की बॉडी में। सीवियर केसेस में हो सकता है कि हमें हिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ जाए। अगर कोई इलियक आर्टरी है वो रप्चर हुई है तो उसका लाइगेशन करना है, यूट्राइन आर्टरी कोई रप्चर हुई है तो उसका लाइगेशन करना है। इसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज के, जैसे कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, सीवियर एनीमिक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्रिवेंशन हम इसका ऐसे कर सकते हैं कि जब हम 3rd स्टेज ऑफ लेबर में जैसे ही पहुंचते हैं, जिसमें कि हम प्लेसेंटा को डिलीवर करते हैं, तो हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करें, जल्दी से जल्दी प्लेसेंटा को डिलीवर करने की कोशिश करें, एक्टिव मैनेजमेंट का यूज़ करें। तो मैंने वीडियो में प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम के बारे में बोला है। तो क्या आप में से किसी को पता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? अगर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए।